आज हम लोग क्लास 10 का एक बहुत ही मजेदार टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी का। जो बायोलॉजी का एक टॉपिक है नियंत्रण और समन्वय। ये क्लास 10 में आपको पढ़ने को मिलता है और इससे एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे ना, बहुत सारे पार्ट में इसका वीडियो बनाया है, करीब 4-5 पार्ट में वीडियो जाएगा। तो आज इसका हम लोग पार्ट पहला पढ़ने जाएंगे और पहला पार्ट में क्या टॉपिक पढ़ेंगे, अनुवर्तन पढ़ेंगे। इसके बाद एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है पादप हार्मोन। आज हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे, अनुवर्तन और पादप हार्मोन। तो चलिए टॉपिक शुरू करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि नियंत्रण और समन्वय होता क्या है। पहले यह समझ लेंगे कि नियंत्रण और समन्वय होता क्या है। अगर ये हम लोग जान लेंगे तो आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि इस टॉपिक में हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले समझते हैं कि नियंत्रण और समन्वय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंट्रोल और इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। कंट्रोल का मतलब नियंत्रण करना, शरीर पे कंट्रोल करना, और कोऑर्डिनेशन जैसे हम सभी जानते हैं कि हम लोग लिविंग थिंग है और हमारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है, बहुत प्रकार के क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है बहुत प्रकार। जैसे अभी वर्तमान में देख लीजिए, हम आपको क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बोल भी रहे हैं, आप लोग को हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं अपना आवाज। तो इस तरह से हमारे अंदर क्या हो रहा है, पाचन का काम हो रहा है, श्वसन भी हो रहा है। तो इस तरह से देखिए हम एक साथ अभी मेरे शरीर में बहुत सारा काम हो रहा है। सिर्फ मेरे ही शरीर नहीं, आप लोग भी देखिए, आप लोग जहाँ बैठ कर हमको देख रहे हैं वहां आप लोग सांस भी ले रहे हैं, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो एक साथ बहुत सारा काम होता है। तो इसको कोऑर्डिनेट करके चलना होता है। अगर आप कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हो तो उल्टा हो जाएगा, मतलब जैसे जो लोग पागल हो जाते हैं, जिसका दिमाग नहीं काम कर पाता है, तो देखते हैं वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं, कभी टट्टी कर देते हैं, कभी भी क्या करते हैं, उनको भूख प्यास कुछ नहीं पता चलता। भूख प्यास कुछ नहीं पता चलता, उसको मच्छर काटता है कि कौन कीड़ा काट रहा है, कहाँ कट गया, कहाँ छट गया, कुछ नहीं पता चलता। क्यों? क्योंकि उनका अपने शरीर से नियंत्रण खत्म हो चुका है, शरीर पर से कोऑर्डिनेशन खत्म हो चुका है। तो इसी कारण से उनको क्या होना, ये सब पता नहीं चलता है। तो वही हम नियंत्रण और समन्वय पढ़ने जा रहे हैं। यही नियंत्रण और समन्वय के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि ये हम लोग को शरीर में नियंत्रण होता है और जो समन्वय, हमारे अंदर बहुत सारा प्रोसेस हो रहा है, बहुत सारी क्रियाएं जो हो रही है, उसको समन्वय कैसे हो रहा है, उसमें कोऑर्डिनेशन कैसे हो रहा है, इसके बारे में पढ़ेंगे इस पूरे लेसन में। तो आज के लेसन हम लोग शुरू करेंगे अनुवर्तन से। ये भी बहुत ही खास टॉपिक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपिज्म। ये भी याद रखिएगा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रोपिज्म। ऐसे भी बायोलॉजी का अधिकतर जो टर्म होता है आपको इंग्लिश में यूज होता है, तो इसे इंग्लिश आप याद रखोगे ट्रोपिज्म। हिंदी में बोलते हैं अनुवर्तन। अब वह अनुवर्तन होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अनुवर्तन होता क्या है, पूरा विश्वास हमको कि आप एक बार में समझ जाइएगा। देखिए, इसको जानने से पहले हम समझेंगे उद्दीपन के बारे में। ये जो उद्दीपन है वो क्या होता है। आप लोग बचपन में क्लास 2, 3 ये समय लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, सजीव और निर्जीव पढ़े थे। तो सजीव और निर्जीव जब पढ़ाई किए थे उसी समय सजीवों का एक लक्षण आप पढ़े थे जिसका नाम था उद्दीपन। कि सजीवों में क्या होता है, उद्दीपन होता है। अगर जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं उद्दीपन उसमें, तो आज पढ़ लीजिए। आज हम बता रहे थे कि उद्दीपन होता क्या है। उद्दीपन का मतलब होता है कि अपने बाहर के माहौल के अनुसार जो सजीव रिएक्शन करता है, जो सजीव अचानक से रिएक्शन करता है, उसको क्या बोलते हैं, उद्दीपन बोलते हैं। जैसे देखिए, हम आपको पढ़ा रहे हैं, अचानक से हमको यहाँ पर मच्छर काट रहा है, तो मच्छर काट रहा है तो अचानक से मारते हैं, देखिए उद्दीपन, यहाँ हटा लेते हैं, ये उद्दीपन हो गया। या मान लीजिए मेरा हाथ किसी कोई गर्म ऑब्जेक्ट है, कोई गर्म चीज है, उसमें टच करता है, तो क्या करते हैं, तुरंत झटका से उसको खींच लेते हैं। उसको झटका से खींच लेते हैं तो क्या हुआ, उद्दीपन हुआ। ये उद्दीपन जितने भी लिविंग थिंग है, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, जितने भी लिविंग थिंग है, जितने भी सजीव पदार्थ है, सभी में उद्दीपन का प्रोसेस होता है। ये उद्दीपन जो प्रोसेस है सभी में होता है, ठीक ना। अब आप कहेंगे सर पेड़ पौधे में कैसे उद्दीपन होता है, जानवरों में तो हम जानते हैं, अरे कोई कुत्ता बैठा हुआ है, आप जैसे बदमाश लड़का उसको गर्म पानी डालेंगे तो उछल कर भाग जाएगा, तो उसमें उद्दीपन हो गया। लेकिन सर पेड़ पौधे में कैसे था, पेड़ पौधे में जब गर्म पानी डालेंगे तो उछल कर भाग जाएगा, वापस चिल्ला कर बचाओ बचाओ, नहीं। तो कैसे पता चलेगा सर कि पेड़ पौधे में भी उद्दीपन होता है। तो देखिए, पेड़ पौधे में उद्दीपन अलग तरह का होता है, हम लोग से थोड़ा अलग होता है। हम लोग में जो उद्दीपन होता है उसमें हम लोग गति करते हैं, थोड़ा हट जाते हैं, चिल्लाते हैं, कुछ भी करते हैं। पेड़ पौधे ऐसा नहीं करते हैं, वो कुछ प्रक्रिया द्वारा अपने उद्दीपन को शो करते हैं। अगर आप पेड़ पौधे का उद्दीपन आप देखना चाहोगे तो छुई मुई का एक पौधा होता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टच मी नॉट। एक पौधा होता है जिसको बोलते हैं टच मी नॉट, हिंदी में बोलते हैं छुई मुई का पौधा। आप उस पौधे के बारे में सुने होंगे, नाम से ही पता है। जैसे आप उसको छूते हैं तो वो क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। जैसे उस पौधे को आप छूते हैं, टच करते हैं, वो क्या होता है, मुरझा जाता है। फिर जैसे आप वहां से हाथ हटाते हैं तो धीरे धीरे वो पौधे क्या होता है, खिलता है ना। तो ये क्या हुआ, उसका उद्दीपन हुआ। ये क्या हुआ, उद्दीपन हुआ। या कभी आप लोग देखे होंगे कि जो पौधा होता है, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर पौधा हम
छांव में रखे हुए पौधे को, अब बगल में कहीं धूप है तो कुछ दिन बाद आप देखिएगा तो पौधा जो होता है ना, पौधा धीरे धीरे धूप की ओर क्या होता है, मुरझाता है। पौधा धीरे धीरे क्या होता है, धूप की ओर मुरझाता है। देखिए बाहर के माहौल के अनुसार ये पौधा जो है अपना रिएक्शन दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, अनुक्रिया कर रहा है ना, बाहर के माहौल के अनुसार ये अनुक्रिया कर रहा है ना, तो यही उड़ीपन है। तो आज हम लोग पौधे में ही उड़ीपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि अनुवर्तन होता क्या है। उम्मीद है कि आपको उड़ीपन समझ में आ गया होगा। तो अब जानेंगे कि अनुवर्तन होता क्या है। अनुवर्तन क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पौधों में उद्दीपनों के अनुसार होने वाली गति को अनुवर्तन या अनुवर्तनीय गति कहते हैं। पौधों में जो उद्दीपन के अनुसार गति होता है, पौधों में उद्दीपन के अनुसार जो गति होता है उसी को उद्दीपन या उद्दीपनीय गति कहते हैं। अब ऐसा अनुवर्तनीय गति कहते हैं, सॉरी अनुवर्तनीय गति कहते हैं। अब ऐसा पौधा में गति कहाँ होता है, पौधे को तुम चलते देखे नहीं है, सही बात है, पौधा को आप चलते नहीं देखे हैं, पौधा में गति नहीं होता, लेकिन पौधा के कुछ पार्ट जो है ना वो गति करता है, पौधा गति नहीं करता। पौधा के लेकिन कुछ अंग जो है वो गति करता है। जैसे पौधा का जो जड़ है वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता है तो भी गति किया, पौधा का तना है वो भी आगे बढ़ता है, वो भी गति करता है। तो ऐसे पौधा का कुछ पार्ट होता है जो गति करता है। तो वो जो पौधा के जो पार्ट में जो गति होता है उद्दीपन के अनुसार, उसी को बोलते हैं अनुवर्तन। याद हो गया अनुवर्तन किसे कहते हैं। तो सब पौधों में उद्दीपनों के अनुसार जो गति होता है, जो गति देखने को मिलता है, उसी को क्या बोलते हैं, अनुवर्तन या अनुवर्तनीय गति। अब ये कितने प्रकार होते हैं, बहुत सारा होता है। जैसे यहाँ पर हम 4 प्रकार आपको बताने जा रहे हैं, इसका 4 टाइप्स बताने जा रहे हैं। कहीं 3 प्रकार भी लिखा रहता है, तो चलिए कोई बात नहीं, कहीं 3 रहेगा कहीं 4 रहेगा, हम चारों जान जाते हैं। तो पहला है पर प्रकाश अनुवर्तन। पहला आपको पार्ट पढ़ना प्रकाश अनुवर्तन। तो पौधा का बहुत सारा पार्ट जो होता है ना प्रकाश की ओर गति करता है। अभी हम एग्जाम्पल लिए थे कि अगर कोई पौधा आपके घर वाले से कोई पौधा गमला में लगाए हुए होंगे तो उसको क्या कीजिएगा ना, ऐसा जगह रख दीजिए जहां पर छांव है लेकिन बगल में कहीं धूप है, जहां बगल में कहीं धूप पड़ता है या किसी एक कोना से धूप उसमें पड़ता होगा, वहां पर रख दीजिए। कुछ दिनों के बाद आप क्या दिखेगा ना कि पौधा का जो तना है वो जिधर से धूप आ रहा है उधर के वो मुड़ गया। कुछ दिनों के बाद आप देखिएगा कि पौधा का जो तना है ना, जिधर से उसको धूप मिल रहा है उधर की ओर मुड़ जाता है, उधर की ओर मुड़ जाता है, लप जाता है, उधर ही डेवलप कर जाता है। तो ये क्या हुआ, प्रकाश अनुवर्तन। इसी को बोलते हैं प्रकाश अनुवर्तन। कहने का अर्थ यह निकला कि इसमें जो प्रकाश अनुवर्तन है उसमें पौधा का किसकी ओर गति करता है, प्रकाश की ओर, लाइट की ओर। और ये किस में देखने को मिल जाता है हमको, तो तना में, जो तना का शीर्ष भाग है उसमें देखने को मिल जाएगा। अब कहेंगे सर जड़ में नहीं देखने को मिलता था, जड़ में भी देखने को मिलता है, लेकिन जड़ उल्टा काम करता है। ये प्रकाश की ओर गति ना करके प्रकाश से दूर भागता है। देखिए कि जड़ आपको जमीन में नीचे जाता है, अंधेरा में जाता है, ये प्रकाश की ओर नहीं जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग को पढ़ना है गुरुत्वानुवर्तन। अब आप 9th क्लास में गुरुत्वाकर्षण बल पढ़े होंगे, अब पहले के क्लास में गुरुत्वाकर्षण बल कुछ न कुछ पढ़े होंगे। गुरुत्वाकर्षण बल किसको बोलते हैं, तो वह बल जिसके कारण पृथ्वी क्या करता है, किसी भी चीज को अप्रिय खींचता है। तो पृथ्वी तो नीचे है ना, तो बल भी किधर रहेगा, नीचे की ओर। पृथ्वी नीचे तो बल भी किधर रहेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट में नीचे की ओर। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल किधर लगता है, नीचे की ओर। तो ये जो गुरुत्वानुवर्तन है इसमें पौधे का जो अंग होगा ना वो नीचे की ओर गति करेगा। किधर करेगा गति, नीचे की ओर। ये कहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, तो जड़ में। आप लोग खुद जान के कह रहे हैं इसको जड़ में देखने को मिलता है, जड़ ही तो नीचे जाता है। हाँ, तो ये गति आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, जड़ में। सर तना में, हाँ तना में क्या होता है कि वो अपोजिट हो जाता है, उल्टा होता है। वो गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार गति नहीं करता, उसके विपरीत दिशा में करता है, मतलब उसको उल्टा दिशा में, वो ऊपर जाता है। अब इसको आप प्रयोग द्वारा भी देख सकते हैं। मान लें कि आपको इसको देखना है प्रयोग द्वारा। मान लीजिए घर में एक गमला में पौधा लगा होगा ना, आप उसको लेटा करके रख लीजिए। गमला में जब पौधा होगा तो उसको आप क्या कीजिए, लेटा करके रख लीजिए। कुछ दिनों के बाद आप क्या देखिएगा ना कि गमला में जो पौधा है उसको जाना चाहिए ना आगे, तो आगे ना जाकर धीरे धीरे वो क्या होता है, तना है जो धीरे धीरे ऊपर की ओर मुड़ जाता है, ठीक ना। और जब उसको गमला को फोड़ते हैं तो देखते हैं कि उसका जो जड़ है उसको आना चाहिए पीछे से, तो जो जड़ है वो क्या होता है, धीरे धीरे नीचे की ओर मुड़ जाता है। मतलब जड़ में क्या होता है, गुरुत्वानुवर्तन होता है, तब ना वो गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार क्या हो गया, वो मुड़ गया। और तना में क्या होता है, गुरुत्वानुवर्तन के विपरीत दिशा होता है, इससे वो धीरे धीरे ऊपर मुड़ जाता है। आप बिल्कुल इसको इस तरह से आप देख सकते हैं, आपको ये ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए गमला वाला पौधे को इसको लेटा करके रख दिया गया। तो ये देखिए कुछ दिन पर ये क्या हो गया, ऊपर की ओर मुड़ गया। और जो जड़ है वो कहाँ है, देखिए जरा ध्यान से देख लीजिए, तो जड़ आपको नीचे की ओर दिखेगा, है ना, नीचे की ओर गया हुआ। तो यही है आपका गुरुत्वानुवर्तन। आगे है जलानुवर्तन। जलानुवर्तन क्या है, तो पौधों में जल की तरफ जो गति होता है, जल की दिशा में जो गति होता है उसी को क्या बोलते हैं, जलानुवर्तन।
पौधों में जल की दिशा में जो गति है तो उसे वो क्या बोलते हैं, जलानुवर्तन। ये कहाँ देखने को मिल जाएगा, तो जड़ में। कहाँ देखने को मिलेगा, जड़ में। क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पौधा लगा हुआ है, अगर बगल में कोई पानी का स्रोत है, बगल में कोई पानी का स्रोत है, तो आप नोटिस कीजिएगा कि इसका जो जड़ होगा ना, वो ज्यादा किस ओर डेवलप करेगा, उस ओर करेगा। अगर उड़ा पानी है तो पानी की ओर क्या करेगा, ज्यादा डेवलप करेगा। तो ये हो गया आपका जलानुवर्तन। आगे हम चलते हैं रासायनिक अनुवर्तन। रासायनिक अनुवर्तन क्या है, तो ये रसायनों के अनुसार काम करता है, रसायनों की दिशा में काम करता है। पौधे में जो हार्मोन्स होते हैं उसके अनुसार ये काम करता है। ये आपको देखने को मिलेगा परागन के समय। परागन जब होता है पौधों में, तो उसका जो परागकण है वो बीजांड की ओर जो गति करता है, तो यही गति है, कौन सा गति, रासायनिक अनुवर्तन। तो ये आपका था अनुवर्तन। अब हम इसके बाद एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। अभी इसके बाद और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फाइटो हार्मोन। क्या पढ़ेंगे, फाइटो हार्मोन, या इसी को बोलते हैं पादप हार्मोन। ये पढ़ने जा रहे हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको साफ करना पड़ेगा। तो हम साफ करके तुरंत एक ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। चलिए, तो चलिए दोस्तों, अब अगला पार्ट है पादप हार्मोन और फाइटो हार्मोन। पादप हार्मोन को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइटो हार्मोन। तो अगला पार्ट हम लोग ये पढ़ेंगे पादप हार्मोन और फाइटो हार्मोन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये एग्जाम में आने का चांसेस का लगभग रहता है। तो ये आपको एग्जाम में आ सकता है। इसको आप क्या करोगे, अगर इसको नोट्स उतारना चाहते हो तो वो ये वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा। इसके पहले जो हम बताए थे आप उसको भी क्या कीजिएगा, उतार लीजिएगा। ये दोनों बहुत अच्छा टॉपिक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कह रहे हैं पादप हार्मोन क्या होता है, फाइटो हार्मोन क्या होता है। तो अभी हम बताए थे कि इस लेसन का नाम है नियंत्रण और समन्वय। नियंत्रण माने कंट्रोल करना। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो कि हम लोग के शरीर पे किसका नियंत्रण होता है, तो हम लोग के शरीर पे ब्रेन का नियंत्रण होता है। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, वो तो सही है, लेकिन साथ में एक चीज और है जो हम लोग के शरीर पे नियंत्रण करता है, वो है हार्मोन। हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे हार्मोन पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में जो भी प्रोसेस होता है ना, बहुत सारे एक्टिविटीज होता है अंदर, उसको वो क्या करते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार जो पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स हैं, उसमें तो ब्रेन होता नहीं है, नर्वस सिस्टम होता नहीं है, तो उस पर कंट्रोल कौन करता है, तो उस पर भी कंट्रोल करने वाला कुछ केमिकल पदार्थ उसके अंदर पाया जाता है, कुछ रासायनिक पदार्थ जो पेड़ पौधे के अंदर पाया जाता है, उसकी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। उसी रासायनिक पदार्थ को बोलते हैं पादप हार्मोन। समझ में आया पादप हार्मोन क्या होता है? वैसे रासायनिक पदार्थ जो पेड़ पौधों की क्रियाओं पर, जैविक क्रियाओं पर, उनके वृद्धि पे कंट्रोल करके रखता है, नियंत्रण रखता है, उसको बोलते हैं पादप हार्मोन। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं फाइटो हार्मोन। तो उम्मीद है कि आपको डिफिनेशन समझ आ गया। तो पादप हार्मोन क्या है, तो पादप हार्मोन क्या है, तो पौधों की जैविक क्रियाओं पर जो भी समन्वय स्थापित करता है, जो भी कंट्रोल स्थापित करता है, उसी रासायनिक पदार्थ को क्या बोलते हैं, पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन। चलिए, ये जो पादप हार्मोन है, ये हमारे शरीर के भी अंदर जो हार्मोन है बहुत कम मात्रा में निकलता है, बहुत ही कम मात्रा में निकलता है, और वो कम मात्रा में निकल के क्या करता है, बहुत बड़ा काम कर देता है। मतलब छोटा पैकेट में बड़ा धमाका, है ना। बहुत ही जो हमारे शरीर के अंदर भी बहुत जगह से हार्मोन निकलता है, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम अपने शरीर के बारे में बताएंगे, आप लोगों के शरीर के बारे में बताएंगे कि हमारे शरीर में कहाँ कहाँ से हार्मोन निकलता है, कौन सा हार्मोन निकलता है, उसका फंक्शन क्या है, क्या काम करता है। लेकिन आज चलिए पौधे वाला ये पढ़ते हैं, तो पौधा में भी जो हार्मोन निकलता है वो उनके शरीर में बहुत कम मात्रा में निकलता है, और कम मात्रा में निकलकर क्या करता है, बहुत बड़ा वो काम करता है। अब कौन कौन सा हार्मोन निकलता है, तो वो सब हार्मोन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जैसे एक है ऑक्सिन, दूसरा है जिबरेलिन्स, तीसरा है साइटोकाइनिन, चौथा है एब्सिसिक एसिड जिसको शॉर्ट में ABA बोलते हैं, और पांचवा है एथिलीन। ये पांचों को बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन क्या काम करता है, जिबरेलिन्स क्या काम करता है, साइटोकाइनिन क्या काम करता है, ये सब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट भी आने वाले हैं। तो देखिए क्या ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट ऑफ इसका कि ऑक्सीजन जो है उसका संश्लेषण कहाँ होता है, कहाँ पर वो बनता है, संश्लेषण मैंने कहाँ पर बनता है। तो ऑक्सीजन जो है वो पौधों के तनों के शीर्ष भाग में बनता है। कहाँ पर बनता है, पौधों के तनों के शीर्ष भाग में बनता है। तीसरा काम क्या है सर, शीर्ष भाग में तो बन गया, चलिए मान लिया बन गया, अब काम क्या करता है, फंक्शन बता दीजिए आप। अरे भाई बता रहे हैं फंक्शन क्या करता है, ये काम क्या करता है, तो तने की वृद्धि में सहायक होता है। क्या करता है, तने की वृद्धि में सहायक होता है। मतलब तना का जो वृद्धि होता है ना, आप घर में प्लांट लगाते हैं तो देखते हैं ना, धीरे धीरे बढ़ता है तना, तो उसका जो वृद्धि होता है किसके कारण होता है, इसी हार्मोन के कारण, ऑक्सीजन के कारण। ये जो तने की वृद्धि होता है उसमें हेल्प कौन करता है, ऑक्सीजन। और बहुत सारे फल ऐसा लिखोगे जिसमें बीज नहीं रहता है, बहुत सारे ऐसा फल लिखे जिसमें बीज नहीं रहता है। आप लोग जानते हैं ना कौन सा फल में बीज नहीं रहता है, आम नहीं, आम में बीज होता है। तीना देख लीजिएगा कौन सा फल में बीज नहीं होता है। जिस फल में बीज नहीं होता है
उसके उत्पादन में भी ये कौन हेल्प करता है? ऑक्सीजन। उस फल को उत्पादन करने में भी कौन हेल्प करता है? ऑक्सीजन। मतलब बीज रहित फल को उत्पादन में कौन हेल्प करता है? बीज रहित फल मतलब बिना बीज वाला फल, बीज रहित फल मतलब बिना बीज वाला फल, उसको उत्पादन में कौन हेल्प करता है? ऑक्सीजन। ये इसका फंक्शन है, 2 फंक्शन याद हो गया। अरे पहला फंक्शन है कि तने की वृद्धि में सहायक होता है, दूसरा फंक्शन है सर बीज रहित फल के उत्पादन में क्या होता है? ये सहायक होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है जिब्रेलिन्स। अगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिब्रेलिन्स। सेम यही है, जो जिब्रेलिन्स है वो सेम ऑक्सीजन की तरह ही काम करता है। जिब्रेलिन्स जो लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, वो ऑक्सीजन की ही तरह फंक्शन करता है, वर्क करता है। क्या काम करता है? तो अभी हम बताएं कि ऑक्सीजन क्या करता है? तने की वृद्धि में सहायक होता है। तो जिब्रेलिन्स भी क्या होता है? तने की लंबाई में सहायक होता है, तने की लंबाई में वृद्धि करता है। तो आगे पहला फंक्शन है, पहला फंक्शन से क्या है? तने की लंबाई में लंबाई में बढ़ाता है सर, वृद्धि करता है। और दूसरा क्या है? तो बड़े आकार के फल और फूल, बड़े आकार का जो फल होता है और फूल होता है उसके वृद्धि में सहायक होता है। बड़े आकार का फल समझा ना? बड़े आकार का फल जैसे अंगूर है ना, अंगूर नहीं होता है। बड़े आकार का फल मतलब क्या? तरबूज, नारियल, ये सब जो हो ना बड़े आकार का फल। या फिर कई आप लोग देखते हैं न्यूज में आता है तो इसके खेत में इतना बड़ा लौका हुआ है, इतना बड़ा कोहरा हुआ है, तो होता है ना, कोई इंजेक्शन लेता है, सुई देता है, तो वो सब उसमें कौन सा हार्मोन रहता है? जिब्रेलिन्स रहता है। कौन सा हार्मोन रहता है? जिब्रेलिन्स। मतलब बड़े आकार का जो फल हो गया या बड़े आकार का फूल हो गया, बड़े आकार का फूल भी जानते हैं कौन कौन हो जाता है, तो वो सब उत्पादन कौन हेल्प करता है? जिब्रेलिन्स। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे साइटोकाइनिन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? साइटोकाइनिन। तो सर साइटोकाइनिन कहाँ पाया जाता है सर? तो साइटोकाइनिन पाया जाता है बीजों के भ्रूणकोश। कहाँ पाया जाता है? बोलिए, बोलते रहिए, वीडियो में बोलते रहिए तो आप सीखिएगा। बीजों के भ्रूणकोश में पाया जाता है। साइटोकाइनिन कहाँ पाया जाता है? बीजों के भ्रूणकोश। ठीक है। अब बीजों के भ्रूणकोश क्या होता है? बीज के अंदर जहां से पौधा निकलता है। आप लोग चना उबाल कर सॉरी फुला करके खाते हो ना, चना को अंकुरा कर खाते हो, तो उसमें अंकुर से जहां से निकलता है ना, वही होता है भ्रूणकोश। अंदर जो चना बीज के अंदर होता है वो भ्रूणकोश होता है। तो उसके अंदर क्या पाया जाता है? कौन सा हार्मोन? साइटोकाइनिन। और कहाँ पाया जाता है? तो पौधों की जड़ों में। और कहाँ पाया जाता है? पौधों की जड़ों में। तो साइटोकाइनिन हार्मोन कहाँ पाया जाता है? तो बीजों के भ्रूणकोश और पौधों की जड़ों में। तो सर इसका काम क्या है? इसको तो बता दिए कि कहाँ पर पाया जाता है, काम भी बता दीजिए। अरे भाई बता ही देते हैं। ये क्या करता है? जीर्णता को रोकता है। क्या करता है? जीर्णता को रोकता है। ऐसा जीर्णता क्या होता है? ये नया शब्द है जीर्णता। क्या होता है जीर्णता? देखिए जीर्णता क्या होता है। पेड़ पौधा आप देखते हैं ना, देखते हैं कि बहुत सारा पत्ता क्या होता है? पीला होके गिर जाता है। पीला होकर क्या होता है? गिर जाता है। तो पीला होकर गिर जाता है ना, तो जीर्णता मतलब हो गया वही जो पेड़ पौधे का पत्ते जल्दी जल्दी पीला होकर गिरता है ना, उसको बोलते हैं जीर्णता। उसको ये रोकता है। मतलब अगर ये साइटोकाइनिन हार्मोन उसमें अच्छा से रहेगा तो पेड़ पौधे की पत्तियां जल्दी पीला नहीं होगा, जल्दी नहीं गिरेगा, मतलब वो हरा भरा रहेगा, बिल्कुल मेरे बाल की तरह। अब बाल मेरा हरा भरा नहीं है लेकिन फिर भी हरियाली इसमें छाया हुआ है ना। तो ऐसा ही साइटोकाइनिन, मतलब साइटोकाइनिन में क्या होता है? तो ये जो हार्मोन है वो बीजों के भ्रूणकोश में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? तो पौधों की जड़ों में पाया जाता है। और ये क्या करता है? जीर्णता को रोकता है। जीर्णता को रोकने का मतलब क्या? कि इसके कारण पेड़ पौधे की पत्तियां बहुत दिनों तक क्या होती है? हरी भरी होती है, बहुत दिनों तक हरी भरी होती है। ठीक है, और ताजा बना रहता है। चलिए आगे अब पढ़ेंगे हम लोग एफसीसिक एसिड। ये एफसीसिक एसिड क्या है? ABA। एफसीसिक एसिड है ना, जस्ट इन लोगों को उल्टा काम करता है। ये सब जो वर्क करता है ना, फंक्शन है ना, इसका उल्टा फंक्शन कौन करता है? एफसीसिक एसिड। सर क्या कर देता है उल्टा काम? और घबराने की जरूरत नहीं है, देखिए क्या करता है। एफसीसिक एसिड क्या करता है? कि वृद्धि रोधक हार्मोन है। क्या देखिए नाम से पता चल रहा है, वृद्धि रोधक हार्मोन। नाम से पता चल रहा है कि वृद्धि को क्या करता होगा? रोकता होगा, अवरुद्ध करता होगा, वृद्धि को अवरुद्ध करता होगा। मतलब ये हार्मोन जिसमें छीट दीजिएगा ना वो मर जाएगा। आदमी नहीं, पौधा। ठीक है, जिस पौधे पर मतलब किसान लगा देते हैं ना, किसान भाई लोग क्या करते हैं? खेत में घास को मारने के केमिकल डालते हैं ना, तो उसमें शायद यही होता होगा एफसीसिक एसिड। ठीक है ना, जिसके कारण वो क्या हो जाता है? वो मर जाता है। मतलब एफसीसिक एसिड क्या करता है? तो वृद्धि रोधक हार्मोन है। ठीक है ना, जिस पौधे पे इसको आप डाल दीजिएगा उसका पत्तियां क्या होगा? तुरंत जड़ जाएगा, सूख जाएगा, पौधा मुरझा जाएगा। ठीक है ना, अब वो क्या हो जाएगा? टकला हो जाएगा मतलब खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, पत्ता उसका खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे एथिलीन। क्या? एथिलीन। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। इसको हम बोलते हैं फल पकाने वाला हार्मोन। बोलेगा कि फल पकाने वाला हार्मोन किसको बोलते हैं? एथिलीन को। सर फल पकाने वाला हार्मोन क्यों बोलते हैं? पूछने की जरूरत है, नाम से ही पता चल रहा है ना। अरे फल पकाने वाला हार्मोन है, जाहिर सी बात है फल को क्या करता होगा? पका देता होगा।
मार्केट में देख रहे हैं ना, बहुत सारा जो होता है कच्चा कच्चा फल रहता है, अभी आम का सीजन रहता है तो आम पकता भी नहीं है, और उस समय मार्केट में क्या पका पका आम आ जाता है, तो कहाँ से आ जाता है? ओ कार्बाइड डालते हैं ना, तो ठीक है वो ही डालते हैं, तो उसमें ये सब रहता है एक्टिलीन। ये जो एक्टिलीन है ये इसी का यूज किया जाता है फल को पकाने में। तो पहला पॉइंट आपको याद हुआ कि फल पकाने वाला हार्मोन किसको बोलते हैं? तो सर एक्टिलीन को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सर ये फल को पकाने का काम करता है। और दूसरा पॉइंट है कि कौन सा हार्मोन है जो गैस के रूप में पाया जाता है? कौन सा पादप हार्मोन है जो गैस के रूप में पाया जाता है? तो कौन सा? एक्टिलीन। तो एक्टिलीन एक ऐसा पादप हार्मोन है जो गैस के रूप में पाया जाता है। तो ये आज का आपका टॉपिक था पादप हार्मोन, फाइटो हार्मोन। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? इससे पहले हम लोग पढ़े थे क्या? प्रकाश अनुवर्तन, मतलब अनुवर्तन पढ़े थे, अनुवर्तन का प्रकार पढ़े थे, है ना। अब अगले वीडियो में क्या करेंगे? ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 में इसी टॉपिक का, इसी रिलेशन का एक नया टॉपिक लेके आएंगे जो आपको एग्जाम के व्यू से बहुत ही खास होगा। तो चलिए आज से इतना ही, अब अगले वीडियो में मिलेंगे इसके नया टॉपिक के साथ। ठीक है, बाय।